हेलो नमस्ते, मैं दरवेश आनंद आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार दरवेश आनंद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बाबू, आज हम 12 फिजिक्स का अध्याय 5 विद्युत धारा चैप्टर के अंतर्गत बिहार बोर्ड के द्वारा 16 वर्ष में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। अर्थात बिहार बोर्ड ने अपने 16 साल के इतिहास में जितने प्रश्नों को चैप्टर 5 से पूछा है उसको हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं, है ना। तो समय को बचाते हुए चलिए हम प्रश्न पे चलते हैं। आप देखिएगा कि प्रश्न नंबर 1 है कि 1 एम्पियर बराबर होता है। ये प्रश्न आपका बाबू 2021 में पूछा गया है और ये प्रश्न आपको ध्यान होगा तो चैप्टर नंबर 1 में भी डाले थे, है ना। सेम प्रश्न क्या है, 1 एम्पियर बराबर होता है। आप जानते हैं एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत धारा किसे कहते हैं बाबू? तो आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर। और आप जानते हैं बाबू कि जब भी दर की बात होती है तो समय से भाग दिया जाता है ना। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। अर्थात आवेश बटा समय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। विद्युत धारा को किससे लिखते हैं? I से, आवेश को Q से, समय को T से, है ना। अब विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम, है ना, कैपिटल C, और समय का सेकंड। तो क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बाबू? ए। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार है जिसमें कितना धारा प्रवाहित हो रही भाई? तो एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है ना। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो प्रति एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात कीजिए, निकालिए। यह प्रश्न हमारा 2019 में पूछा गया है ना। कितना समय में भाई? तो प्रति सेकंड। प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड एकांक समय में, है ना, कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा उसकी संख्या निकालनी है। n बराबर वाट। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है। I इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T होता है ना। तो I इज इक्वल टू आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत से Q को हम क्या लिख सकते हैं बुआ? तो Ne। तो I इज इक्वल टू Ne अपॉन T। तो यहां से N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? IT अपॉन E। I का मान कितना दिया गया है? I का मान दिया गया है 1। T का मान कितना? 1 अपॉन E। E क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा ना। अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 19। तो बाबू यहां पर क्या करो? एक जीरो यहां पे दे दो तो हो जाएगा 10 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻18, है ना। और 10 में आप 1.6 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 आंसर। ये n निकाल रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा यहां पर ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो बाबू चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होती है। क्या होती है? अपसरित होती है ना। ऐसे ही हम बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि किसी चालक के सम्मोहन वेग VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध होता है। तो बाबू अपवहन वेग कहो, सम्मोहन वेग कहो, अपवाह वेग कहो, है ना, जिसको हम VD से सूचित करते हैं। किससे लिखते हैं? VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इंग्लिश में से बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो VG इज इक्वल टू होता है स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ। तो यहां से आप देखिए कि अपवाह वेग VD प्रोपोर्शनल होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, अर्थात विद्युत क्षेत्र के। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी।
क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए यहां पर अब देखिए भाई, कितना नंबर? 5 नंबर। किसी चालक के संवहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है। किसी चालक के संवहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध है। सेम क्वेश्चन है ना, अभी तो हमने बताया कि vd इज इक्वल टू होता है स्मॉल ई कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ। तो आपका vd इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? E के। vd प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? E के, है ना। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, है ना। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है भाई? हाँ, तो अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है कि धारा घनत्व क्या है, विवेचना करें। यह प्रश्न हमारे 2023 में पूछा गया है ना। तो क्या होता है भाई धारा घनत्व? तो किसी चालक में किसी बिंदु के परितः, आई रिपीट, किसी चालक में किसी बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसकी विवेचना करें। इसको समझाएंगे कैसे भाई? तो मान लीजिए किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। क्या है? a है। तो ऐसे आपका चालक है कोई, ये देखिए जैसे ये चालक तार हो गया, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है ऐसे। तो क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्षेत्रफल के जो अनुप्रस्थ काट है उसका लंबवत होता है, एरिया वेक्टर। और लंबवत जब धारा गुजरेगी इस क्षेत्रफल a से अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, तो वो एरिया वेक्टर की दिशा में ही होगी। कोई दिक्कत? और धारा घनत्व को बाबू जे से सूचित किया जाता है। तो जे बराबर हो जाता है आई अपॉन ए। जे बराबर आई अपॉन ए। धारा घनत्व को जे द्वारा सूचित किया जाता है। परिभाषा हमने अभी आपको बताया है ना। बढ़ चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? तो अभी हमने बताया कि जे बराबर आई अपॉन ए। जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। चलिए हम आगे के प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है? मोबिलिटी को किससे लिखते हैं? म्यू से। तो म्यू बराबर हो जाता है आपका vd अपॉन ई। म्यू बराबर क्या होता है? vd अपॉन ई, है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अपवाह वेग को क्या है? स्मॉल ई कैपिटल E अपॉन m। क्या हो जाएगा? स्मॉल ई कैपिटल E अपॉन m, कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ अपॉन ई। अब आप देखिए यहां से ये ऊपर का नीचे वाला नीचे आ जाएगा ना। तो स्मॉल ई कैपिटल E टाउ अपॉन m ई। तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा ना। तो स्मॉल ई अपॉन m इंटू टाउ। अगर पूछे तो, परंतु पूछा नहीं ना है आपको, ये आंसर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, है ना। चलिए हम आगे चलते हैं भाई। आगे ओमिया एवं अनओमिया प्रतिरोध क्या होते हैं? इनके दोनों का एक एक उदाहरण दीजिए। यह प्रश्न 2024 में पूछा गया है। तो ओमिया प्रतिरोध क्या होता है भाई? तो वह प्रतिरोध जो पूर्णतः ओम के नियम का पालन करते हो। आई रिपीट, वह प्रतिरोध जो पूर्णतः ओम के नियम का पालन करते हो उन्हें ओमिया प्रतिरोध कहते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं, एक ही उदाहरण बोला है, हम ज्यादा ही बता दे रहे हैं। प्रतिरोध जो होता है आपका ओमिया प्रतिरोध है। प्रेरकत्व जो है, प्रेरक, ओमिया प्रतिरोध है। जो कैपेसिटर है ओमिया प्रतिरोध है, संधारित्र, है ना। ऐसे ही अनओमिया प्रतिरोध क्या? वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हो उन्हें अनओमिया प्रतिरोध कहते हैं। जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, है ना। इस तरह से आप यहां पे लिख सकते हैं। चलिए तो हम आगे के प्रश्न पे बढ़ते हैं भाई। आगे प्रश्न क्या है? तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। यह प्रश्न 2019 और 2022 में पूछा है। सुन लीजिए, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एक क्वेश्चन है, इसके बाद वाला आप देखिए यहां पर अमीटर का प्रतिरोध होता है और यहां पे है आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। तो बाबू जब आदर्श रहेगा तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, 0 होता है। और आप जानते हो कि आदर्श कोई चीज होता नहीं है।
तो उसका प्रतिरोध भी जीरो नहीं होगा। कोई ऐसा चालक नहीं है जिसका प्रतिरोध शून्य होता ही नहीं है। तो आदर्श भी कहां होता है भाई? दुनिया में कुछ आदर्श है क्या? दुनिया में कुछ भी आदर्श नहीं है, सब में मिलावट है। तो जब भी आदर्श का बात होगा तो जीरो, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जीरो। अब आप यहां पर देखो क्या है, अमीटर का प्रतिरोध। तो यहां पर अगर जीरो भी रहे ना तो आप जीरो नहीं लगाइएगा। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, कम भी नहीं, बहुत कम। ऐसे ही रहे कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, बहुत ज्यादा होते होते अनंत हो जाता है। आदर्श की बात कर रहे हैं। और केवल रहे कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। इस तरह से आप ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, है ना। चलिए बाबू, तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? 12 नंबर। तो अगला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी भूल से वोल्टमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में तथा अमीटर को परिपथ के समानांतर क्रम में जोड़ देता है। इसका परिणाम क्या होगा? विद्यार्थी क्या कर रहा है कि भूल से वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में और अमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ देता है। जैसे कि आपको ज्ञात है कि वोल्टमीटर को हमेशा परिपथ के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और यहां पे उल्टा स्थिति पैदा कर रहा है विद्यार्थी, गलती से, है ना, गलती से कर रहा है। हाँ, गाना पे नहीं चल जाना रे, यहां ध्यान दो। तो बाबू मान लीजिए कि आपके पास एक सर्किट है जिसमें सेल लगा हुआ है। अब यहां पे क्या कर रहे हो आप कि वास्तव में होनी ये चाहिए कि श्रेणी क्रम में अमीटर को जोड़ना चाहिए और समानांतर क्रम में वोल्टमीटर को जोड़ना चाहिए। समानांतर क्रम में वोल्टमीटर को जोड़ना चाहिए, क्योंकि अमीटर को हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर को हमेशा परिपथ के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब आपने किया क्या कि गलती से आप यहां पर वोल्टमीटर जोड़ दिए और यहां पे अमीटर जोड़ दिए। तब होगा देखिए क्या, जैसा कि हमने आपको बताया कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, यदि आदर्श हो तो अनंत होता है। अब आप जैसे सेल के द्वारा इस परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करेंगे, तो विभवांतर उत्पन्न करने के पश्चात धारा का प्रवाह होना चाहिए परिपथ में, परंतु वोल्टमीटर का प्रतिरोध अति उच्च होता है जो इस सर्किट में धारा का प्रवाह होने ही नहीं देगा, धारा प्रवाहित होगा ही नहीं। अब यदि यहां पर आप क्या कर रहे हो कि परिपथ के समानांतर क्रम में अमीटर को जोड़ दे रहे हो। अब आप जानते हो बाबू कि अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। अब जैसे आप यहां से धारा प्रवाहित कराओगे, अब धारा को यहां से जाने का दो रास्ता प्राप्त होगा, एक तो ऐसे जाना चाहेगा और नहीं तो ऐसे जाना चाहेगा। आप ही से हम एक सिंपल प्रश्न पूछते हैं भाई कि यदि आपको स्थान ए से स्थान बी तक जाने के लिए दो रास्ता दिया जाए और एक रास्ता में बहुत भीड़ है, बहुत क्या है, भीड़ है, और दूसरा रास्ता खाली है, अब किस रास्ता से जाना चाहोगे? बड़ी सिंपल जवाब होगी कि सर जो रास्ता खाली है उससे हम सुगमता से जा सकते हैं, तो हम उसी रास्ते को अपनाएंगे। सेम यहां भी धारा भी करेगा भाई। आप देख रहे हो कि यहां पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है जो धारा को रोकने का काम करेगा, धारा का विरोध करेगा, और यहां पे अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। अगर आदर्श है तो जीरो होता है। तो होगा यह कि सारा का सारा धारा परिपथ में अमीटर के द्वारा जाएगा, इस प्रतिरोध से होकर जाएगा ही नहीं। अब टोटल धारा अमीटर से जाएगा तो अमीटर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। अब टोटल धारा इसी के द्वारा जाएगा, अमीटर के द्वारा जाएगा, अमीटर क्षतिग्रस्त हो जाएगा।
परिपथ के मेन सर्किट में धारा प्रवाहित होगा ही नहीं, परिपथ के मेन सर्किट में धारा प्रवाहित होगा ही नहीं, है ना। तो बहुत सिंपल प्रश्न था। चलो तो हम बढ़ चलेंगे फिर अगले प्रश्न की ओर। क्या है भाई हमारा अगला प्रश्न? तो हमारा अगला प्रश्न है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। प्रतिरोधकता, प्रतिरोध जो है R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। R इज इक्वल टू क्या होता है? रो L अपॉन A। तो रो बराबर क्या हो जाएगा भाई? RA अपॉन L। तो ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा भाई? RA अपॉन L। ऑप्शन नंबर यहां पर A सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पे A सही हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। सर ये मजाक करता है क्या? तो बाबू हमने पहले भी आपको बोला कि बिहार बोर्ड प्रश्न नहीं पूछता है, आपसे मजाक करता है ना। ये सर हम भाभी हैं क्या इसके? नहीं रे, तुम भौजाई हो। चलो आगे बढ़ो भाई। आगे क्या प्रश्न है कि एक तार 12 ओम प्रतिरोध वाले एक 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाती है, तो तार का नया प्रतिरोध निकालें। यह प्रश्न 2010 में पूछा गया है। अब बहुत सिंपल प्रश्न है बाबू, देख लो यहां पे आपके पास एक तार है, ये रहा आपका तार। मान लेते हैं इसकी लंबाई L है और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है। L लंबाई तथा A1 अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का तार का प्रतिरोध R इज इक्वल टू दिया गया है 12 ओम। अब प्रश्न हमसे बोल रहा है कि सर जी इसकी लंबाई को बढ़ा करके 2 गुना कर दिया जाए, अर्थात इसकी लंबाई 2L कर दी जाए। इसकी लंबाई क्या कर दी जाए? 2L कर दी जाए, तब इसकी प्रतिरोध कितनी होगी? तो मान लेते हैं कि इसकी प्रतिरोध R' होगी और यही R' हमको ज्ञात करना है, निकालना है। बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिए बाबू। मान लो ये पेन है हमारे पास, है ना, और ये पेन यदि इलास्टिक रहता, अर्थात हम इसको खींच सकते थे, लमड़ा सकते थे। तो एक बात बताइए, इस पेन को जब खींच करके हम इसकी लंबाई ज्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिक इसकी मोटाई कम होगी। अरे भाई, इस पेन की लंबाई हम ज्यादा करेंगे, खींच के लमड़ाएंगे, तो इसकी मोटाई क्या होगी? कम होगी। अर्थात कहने का मतलब है कि जो L लंबाई का जो तार है उसको बड़ा कर करके, लंबड़ा कर करके हम इसको 2L कर दिए, तो इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है वह बदलेगा। वह क्या होगा? बदलेगा, कम होगा, पतला होगा तार। जब लंबड़ेगा तार तो पतला होगा। तो मान लेते हैं कि यहां पर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 हो गया। कितना हो गया? A2 हो गया। कोई दिक्कत? अब हम क्या कर रहे हैं भाई? A1 और A2 में संबंध निकाल दे रहे हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल है, देखो कैसे बाबू। R इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? रो L अपॉन A। तो R इज इक्वल टू इसकी प्रतिरोधकता मान लेते हैं रो है। तो इसी पदार्थ को ना भाई यहां पर लंबड़ाया जा रहा है। पदार्थ थोड़ी ना चेंज कर रहे हैं, और पदार्थ चेंज नहीं कर रहे हैं तो प्रतिरोधकता भी चेंज नहीं होगी, यहां भी रो ही होगी। तो R इज इक्वल टू रो, लंबाई कितनी? L, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना? A1। तो R इज इक्वल टू रो L अपन A1 का मान हमको दिया गया है 12 ओम। इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या कर दे रहे हैं भाई? इसका प्रतिरोध निकाल दे रहे हैं। R' इज इक्वल टू रो L का मान कितना? 2L अपन A का मान कितना? A2। इक्वेशन नंबर 2। चूंकि दोनों तार का आयतन समान होगा, इसमें कोई शक। तार में हम कहीं और से उसमें ना तो पदार्थ हम ऐड कर रहे हैं और ना ही उसमें से निकाल रहे हैं। उसी तार को लंबड़ा करके हम 2 गुना लंबाई का किए हैं, तो उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होने वाला। मान लीजिए कि आपके पास 1 लीटर आयतन का दूध है, अर्थात आप 1 लीटर दूध लिए हो, आप उसको एक
कचौड़ा में रखो, कटोरी, तो उसका आकृति बदलेगा, आयतन तो 1 लीटर ही है। एक गिलास में रखो, मोटा गिलास है, छोटा गिलास है, तो भी उसमें 1 लीटर होगा। और पतले गिलास में रख दो तो दूध का लेवल ऊपर जाएगा, परंतु आयतन तो वही, आयतन कहां बदलने वाला है। सेम यहां भी उसकी लंबाई ज्यादा करने से आयतन में परिवर्तन नहीं होने वाला है, आयतन वही रहेगा, है ना। तो यहां पर देखो, जब आयतन वही रहेगा तो दोनों तार का आयतन आपस में बराबर होगा। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और लंबाई गुने चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। तो आयतन इज इक्वल टू क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। कितना ऊंचाई का है? ये l ऊंचाई का है, तो a इंटू एल। और दोनों का आयतन बराबर होगा, तो इसका आयतन कितना? a1 इंटू एल, और इसका आयतन कितना? a2 इंटू 2l, क्योंकि इसकी ऊंचाई कितनी है? 2l है ना, अर्थात लंबाई। l से l कैंसिल हो गया, तो यहां से आप देखिए a2 का मान आ गया, a2 के साथ 2 गुना में है ना, तो इधर भाग में आएगा, तो a2 बराबर हो जाएगा a1/2। a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a1/2। अब ध्यान दीजिए, बड़ा सिंपल है भाई। अब यहां पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं, कुछ नहीं करना है, केवल a2 का मान समीकरण 2 में रख देना है। समीकरण 2 में a2 का मान रखने पर कितना हो जाएगा? तो I डैश इज इक्वल टू रो इंटू 2l/a2। a2 का मान कितना? a1/2। a1/2 नीचे के नीचे वाला ऊपर जाएगा ना, तो 2 और 2 में गुना करेंगे तो 4 रो l/a1। आप यहां पर ध्यान से देखो ना, रो l/a1 है ना, तो रो l/a1, तो 4 इंटू रो l/a1 का मान समीकरण 1 में देखो, यहां पर रो l/a1 का मान कितना है? 12 ओम। 12 ओम है ना, 12 है ना, हाँ 12 ओम है। 14 नंबर भी प्रश्न था क्या इसका? हाँ 16 करके था ना, तो 14 हम सॉल्व ना करके 15 पर चले आए थे। 13 14 कोई बात नहीं, ये 12, तो 12 चौक कितना होता है भाई? तो 12 चौक 48 ओम हो जाएगा आपका आंसर। 48 ओम आंसर, अर्थात इसकी लंबाई को दोगुना कर देने पर इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 48 ओम हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया था भाई, यहाँ पर देखो कैसे टाइप हुआ था पता नहीं। 14 नंबर क्या है कि एक 16 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, तो तार का नया प्रतिरोध निकाले। ये प्रश्न हमारा 2016 में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है, केवल 12 था वहां पे, और यहां पे कितना है? 16 है। तो बाबू क्या आ जाएगा? I डैश का मान, I डैश का मान हो जाएगा 4 गुने 16, है ना, सेम होगा ना, टोटल सेम होगा। सोचो कि 64 ओम आंसर सेम हो जाएगा, इसमें कहीं थोड़ा सा भी फर्क आने वाला नहीं है ना। तो चलो हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई, कि आगे प्रश्न क्या है। हाँ तो आगे प्रश्न है, ये 15 तो करा दिए थे ना, 16 नंबर क्या है भाई कि रो प्रतिरोधकता वाले तार की लंबाई दुगुनी कर दी गई है, तार की नई प्रतिरोधकता क्या होगी? ये 2014 में पूछा गया है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है भाई। जो पदार्थ की प्रतिरोधकता होती है ना, वो लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। तो लंबाई को आप 2 गुना करो, 4 गुना करो, 8 गुना करो या आधा करो, प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर नहीं करती। तो लिख देना, चूंकि प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर नहीं करती, इसलिए लंबाई को 2 गुना करने के बाद भी प्रतिरोधकता यथावत बनी रहेगी, अर्थात जस का तस बनी रहेगी, नहीं बदलेगी। कोई दिक्कत? विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। सर मेरा शब्द है कहाँ? अरे शब्द बनाओ ना, गध है। यहां देखो बाबू, चलते हैं आगे। प्रश्न में क्या है? प्रतिरोधकता का व्यंजक किसी चालक के लिए लिखें, चालक के लिए, ओके, तथा व्यंजक के प्रत्येक अवयव को समझाएं। हाँ लिख दे रहे हैं। क्या होता है भाई? रो इज इक्वल टू
आर ए अपॉन एल, ये प्रतिरोधकता का फॉर्मूला हो गया, जहां R इज इक्वल टू प्रतिरोध। प्रत्येक अवयव को समझाएं, प्रत्येक का नाम लिखना है ना रे। ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एल चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, बड़ा सिंपल है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या है अगला प्रश्न? किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है 2018। जैसा कि आपको ज्ञात है, आगे के जितने भी वीडियो में 2018 में पूछे गए प्रश्न हैं उसका परिचय हम दे चुके हैं। बाबू, जो प्रश्न 2018 में पूछे गए हैं उसका अपना एक औकात है, इस प्रश्न का भी है। देखो यहां पे होता यह है ना कि हम तुरंत क्या करते हैं कि रो इज इक्वल टू, सर ने बताया था कि रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल हो जाता है, तो हम तुरंत देख लेते हैं कि बाबू आर जो है वो रो के प्रोपोर्शनल है, मतलब ए बढ़ेगा तो रो बढ़ेगा। एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एल घटेगा तो रो बढ़ेगा, या कहो कि एल बढ़ेगा तो रो घटेगा। इस तरह से संबंध को निकाल करके हम टिक लगा देते हैं, जो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। चलिए आइए सही क्या होगा वो हम आपको दिखाते हैं। तो एक चीज का ध्यान दीजिए, जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है अर्थात जो प्रतिरोधकता है रो, ये दो बातों पर निर्भर करती है। पहले पदार्थ की प्रकृति पर, और जो दूसरा बात है भाई ये करती है तापमान पर। तापमान पर जो प्रतिरोधकता है वो दो चीजों पर निर्भर करती है, पहली पदार्थ की प्रकृति पर और दूसरी तापमान पर। अर्थात पदार्थ को बदलोगे तो प्रतिरोधकता बदल जाएगी, पदार्थ को बदलोगे तो प्रतिरोधकता बदल जाएगी। और दूसरा तापमान पर, तो तापमान पर कैसे निर्भर करती है इस चीज को चलिए हम समझते हैं, है ना। बड़े सिंपल तरीके से बाबू हम इसको समझ सकते हैं। आइए देखिए कैसे। हमने आपको बताया कि रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल होता है ना बाबू। V बराबर आई आर से, यहां से R का फॉर्मूला निकालोगे तो कितना हो जाएगा? V अपॉन आई। तो यहां पर आप लिख दीजिए R की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? V अपॉन आई इंटू ए अपॉन एल। अब ऊपर का नीचे वाला कहाँ आएगा धन? तो ऊपर का नीचे वाला नीचे आएगा, तो हो जाएगा V ए अपॉन आई एल। अब यहां पर देखिए, तो A अपॉन आई इंटू V अपॉन एल, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। और विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर में संबंध से आपने पढ़ा था कि E इज इक्वल टू dV अपॉन dr, अर्थात E इज इक्वल टू dV विभवांतर है ना, तो V, और dr क्या होती है? दूरी, तो यहां पर L है दूरी, दूरी को L में लिया गया है। क्या दिक्कत है भाई? लंबाई है ना, दोनों सिरों के बीच की दूरी को ही तो लंबाई बोलेंगे ना। चालक की लंबाई क्या होगी? दोनों सिरों के बीच की दूरी, चालक की लंबाई, है ना। यहां पर ध्यान दीजिए, अर्थात V अपॉन एल को हम प्यार से क्या लिख सकते हैं? E, है ना। सर प्यार से तो हम बाबू सोना धन बोलते हैं, आपने क्या बोल दिया सर? तो ए ई अपॉन, यहां पर देखिए आई बराबर क्या होता है? एन ई ए भी डी, एन ई ए भी डी। अब यहां से आप देखो ई से ई क्या हो गया? कैंसिल आउट। ई से ई क्या हो गया? कैंसिल आउट, है ना। तो यहां पर आप देख लो, तो ई एन ई ए भी डी, तो अब क्या बचेगा यहां पे? देख लो, E अपॉन एन ई भी डी, एन ई भी डी, तो हो जाएगा आपका E
अपॉन एन ई वी डी, वी डी का मान रख दो, क्या होता है स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। अब बाबू यहां पर देखो ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा ना, नीचे का नीचे वाला कहां जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा एम अपॉन एन और ई स्क्वायर टाउ। कोई दिक्कत? ये किसका मान आया? ये रो का मान आया। सर इतना देर से हम किसका मान निकाल रहे थे? तो रो का मान निकाल रहे थे, प्रतिरोधकता का मान निकाल रहे थे, है ना। अब यहां पर आप देखिए बुआ, जो टेम्परेचर है T, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाउ के। टाउ को विश्रांति काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्रांति काल। अब आप समझो कि विश्रांति काल होता क्या है। तो मान लीजिए बाबू कि हमारे पास ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों हाथ में, ये दोनों मेरे उंगली, ये दो इलेक्ट्रॉन है ना। अब तीसरा हाथ तो नहीं है कि हम तीसरा हाथ लेकर के आपको एक और इलेक्ट्रॉन बताएं, तो इसलिए तीसरा हाथ अपने मुंडी को ले रहे हैं। कौ गो इलेक्ट्रॉन? 3 गो। देखो 1 गो, 2 गो और एगो ये वाला 3 गो इलेक्ट्रॉन रहा। अब देखिए जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा तो धारा बहेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, इससे आके टकराया, है ना, चाहे ऐसे ले लो, ये इलेक्ट्रॉन आके इससे टकराया, फिर यहां से टकराने के बाद फिर इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों से टकराने, जब दोनों इलेक्ट्रॉनों से टकराता है तो इसके बीच में कुछ समय उसको रेस्ट करने का मिलता है, ये वाला मतलब कि इससे टकराने के बाद और इससे टकराने के पहले वो बीच में कुछ रेस्ट कर रहा है, विश्राम कर रहा है। तो वही जो बीच में रेस्ट करने का समय मिल रहा है उसी को बोलते हैं विश्रांति काल। आई रिपीट, एक ये इलेक्ट्रॉन रहा, एक ये इलेक्ट्रॉन रहा, एक ये इलेक्ट्रॉन रहा। अब ये इलेक्ट्रॉन आके यहां पर एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, फिर यहां से यहां टकराएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद और इस इलेक्ट्रॉन से टकराने के पहले जो बीच में विश्राम करने का समय मिल रहा है उसी को बोलते हैं विश्रांति काल। अब बाबू ध्यान से सुनो, यदि आप टेम्परेचर को ज्यादा करोगे, अर्थात किसी चालक में टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो किसी चालक में जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका वेग ज्यादा हो जाएगा। बड़ा सिंपल है भाई, किसी भी वस्तु को जब हम गर्म करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन का गति क्या हो जाता है? ज्यादा, अर्थात उसके पार्टिकल, उसके कण का गति क्या हो जाता है? ज्यादा। अब जब गति ज्यादा हो जाएगा, जब गति ज्यादा होगा, यहां से यहां टर्न, तो मतलब कि कम समय में टकराएगा, इसको विश्राम करने का समय कम मिलेगा। इलेक्ट्रॉन तेजी में गति करेगा तो विश्राम करने का समय कम मिलेगा। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विश्रांति काल कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विश्रांति काल कम हो जाएगा, और जब विश्रांति काल कम होगा तो प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा। बड़ा सिंपल सी बात है भाई। तो क्या है ऑप्शन? तापमान बढ़ाने से। देखो तापमान बढ़ाते हो तो विश्रांति काल कम होता है, विश्रांति काल कम होता है तो प्रतिरोधकता बढ़ जाता है। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोधकता बढ़ता है कब? तापमान बढ़ने से। और लंबाई, क्षेत्रफल, इन सब चीजों पे प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती। हमने तो अभी आपको बताया ना कि 2 चीजों पर निर्भर करती है, एक पदार्थ की प्रकृति पर और दूसरा तापमान पर। तापमान पर कैसे करेगी भाई? तो तापमान बढ़ाओगे तो चालकता, प्रतिरोधकता बढ़ेगी, तापमान घटाओगे तो प्रतिरोधकता घटेगी। बड़ी सिंपल सी भाई प्रश्न थी, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही था। हाँ तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्या है भाई हमारा अगला प्रश्न? 20 नंबर प्रश्न है, माफ कीजिए 19 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोधकता क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखे, है ना। तो यहां पर देख लो भाई, प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू, हमने बताया कि आर ए अपॉन एल होता है। यदि हम ए का मान 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं तथा एल का मान 1 मीटर ले लें, तब रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर। तो यहां से आप रो को परिभाषित कर सकते हैं कि यदि किसी चालक की, किसी ऐसे लिख सकते हो कि किसी चालक की प्रतिरोधकता
उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होती है। आई रिपीट, किसी चालक की प्रतिरोधकता उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होती है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर तथा लंबाई 1 मीटर हो, है ना। फिर से बोल दे रहे हैं कि किसी चालक की प्रतिरोधकता उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होती है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर तथा लंबाई 1 मीटर हो, है ना। अब इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा भाई, तो यहां से देख लो, बड़ा सिंपल है। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल था ना। आर प्रतिरोध है ओम, ए क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, एल लंबाई है मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा ओम मीटर। तो हो गया हमारा एसआई मात्रक। अब एक प्रश्न है कि किसी प्ररूपी अर्धचालक के लिए तापमान में परिवर्तन के साथ प्रतिरोधकता के बदलाव को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करें। अब यहां पे जो आपका इंपॉर्टेंट चीज है बाबू, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर गलती क्या होगा यहां पर देख लेना। किसके लिए पूछ रहा है, तो अर्धचालक के लिए। और आप जानते हो कि अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत कम होती है। अब यदि आप तापमान बढ़ाओगे तो जो सहसंयोजक बंध है अर्धचालक में, जो सहसंयोजक बंध है वह टूटेंगे, और जब टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होंगे। अर्थात तापमान बढ़ाओगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी भाई, बढ़ेंगी। तापमान बढ़ाने के साथ मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेंगी। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। आइए हम यहां पर देखते हैं क्या है भाई। तो बाबू चूंकि तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है ना। तापमान यदि आप बढ़ाओगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएंगी। कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। अब बाबू जो प्रतिरोधकता और रो का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, तो ये होता है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के रूप में ले तो, नहीं तो R बराबर रो एल अपॉन ए होता है, तो रो बराबर आर ए अपॉन एल। प्रतिरोधकता की वो भी फॉर्मूला होती है जो प्रतिरोध के टर्म में हम ज्ञात करते हैं। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब यहां पर देख लो भाई, तापमान आप बढ़ा रहे हो तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेंगी तो प्रतिरोधकता घटेंगी। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेंगी तो प्रतिरोधकता घटेंगी। अर्थात रो और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। प्रतिरोधकता और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और आप जानते हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है। लो इधर तापमान ले लो, इधर प्रतिरोधकता ले लो, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसे बनता है सर, ऐसे बनता है सर, ऐसे बनता है। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि सर हमको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। कितना नंबर? 20 नंबर। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। तो बाबू यहां पर देख लो, तापमान गुणांक को हम अल्फा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? अल्फा। और अल्फा हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, अल्फा हमारा निगेटिव भी हो सकता है, और अल्फा हमारा जीरो भी हो सकता है। बाबू यदि अल्फा हमारा पॉजिटिव है तो ये चालक होगा, अर्थात चालक का तापमान गुणांक पॉजिटिव होता है।
और यदि बाबू अल्फा निगेटिव है तो ये अर्धचालक है। और बाबू यदि हमारा अल्फा 0 है तो ये क्या है, कुचालक है। तो क्या कह रहा है, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक ना, तो अर्धचालक का तापमान गुणांक क्या होता है, निगेटिव। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल सा प्रश्न है बाबू आपका। अरे बोलो ना, अरे बच्चा आगे बढ़ो ना। चलो आगे बढ़े चलते हैं। आगे क्या है, तापमान बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध। बाबू तापमान बढ़ने से जो अर्धचालक है उसका विशिष्ट प्रतिरोध घटता है। तापमान बढ़ाओगे तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा भाई, घटेगा, रो का मान कम होगा। यहां पर ध्यान दो कि तापमान बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, तो तापमान बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। चलिए आगे। सर ये भी सिंपल है क्या, अरे सर ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है, सिंपल कहां से होगा। सिंपल नहीं है बाबू, परंतु ये शायद 2 नंबर में प्रश्न पूछे गए थे और थोड़ा सा समय लेता है, तो समय के दृष्टिकोण से ये सिंपल नहीं है ना। समय बचाना होता है ना, और ये समय खपाएगा। अरे भाई एग्जाम में हमारे पास समय होता कहाँ है कि हम समय को वेस्ट करेंगे, खपाएंगे, है ना। कोई नहीं, सॉल्व कर देते हैं। क्या है भाई, तो प्रश्न है कि सम्मोहन वेग के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए ओम का नियम व्युत्पत्ति करें। चलो कर देते हैं। भूमिका में क्या लिखोगे, माना L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का एक चालक है जिसके किसी भाग में इलेक्ट्रॉन्स का अपवाह वेग Vd है यदि इसके सिरों के बीच भी विभवांतर आरोपित की जाए तब बाबू यहां पर देख लो, अपवाह वेग Vd बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन m इंटू क्या हो जाएगा, टाउ। तो यहां पर आप देखो स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई को क्या लिख सकते हैं, V अपॉन एल इंटू टाउ अपॉन m। ऊपर का नीचे वाला कहाँ आएगा, नीचे, तो ई भी टाउ अपॉन एम एल। कोई दिक्कत क्या, उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पर देख लो, ये किसका मान आया, Vd का मान आया। अब देख लो, अब विद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध से, तो I इज इक्वल टू कितना होता है भाई, तो I इज इक्वल टू होता है एन ई ए Vd। अब यहां से आप क्या करो, Vd का मान वहां पर रख दो, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई ए इंटू Vd का मान कितना, स्मॉल ई भी टाउ अपॉन एम एल है ना, तो एम एल। अब आप देखो इन सबके साथ भी गुना में है, तो इधर किस में आएगा, भाग में, तो I अपॉन भी इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए है ना, टाउ अपॉन एम एल। अब यहां पर देखो इसको पलटो, तो इसको पलटोगे तो I अपॉन भी है, तो हो जाएगा V अपॉन I इज इक्वल टू, जब ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा बाबू, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। V अपॉन I इज इक्वल टू क्या होता है, एक नियतांक, ओम के नियम से।
ओम के नियम से V अपन I इज इक्वल टू क्या होता है, एक नियतांक। और आप ध्यान से देखोगे तो ये भी एक नियतांक ही है, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या बदलते रहेगा क्या, नहीं, कांस्टेंट। l चालक की लंबाई बदलेगा क्या, नहीं, कांस्टेंट। n एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बदलेगा क्या, नहीं, जब तक चालक नहीं बदलोगे तब तक नहीं बदलेगा। E इलेक्ट्रॉन का आवेश बदलेगा क्या, नहीं। A चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जब तक चालक नहीं बदलोगे तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदलेगा क्या, नहीं। टाउ विश्रांति काल, जब तक चालक नहीं बदलोगे या तापमान नहीं बदलोगे तो बदलेगा क्या, नहीं। तो ये सब तो कांस्टेंट है, नियतांक है, और यही नियतांक तो हमारा R होता है ना भाई। तो साबित हो गया यहां से कि V अपन I इज इक्वल टू R होता है। और यही तो हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो स्क्रीनशॉट, उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे, है ना। और एक बार खुद से कीजिएगा, जरूर खुद से कीजिएगा। लो VVI प्रश्न लो डाल दिया, लो डाल दिया VVI प्रश्न, आएगा, ध्यान से पढ़ लेना, ये 2025 में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़िए। क्या है कि कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं। तो कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड प्रतिरोध के प्रतिरोधक का मान तथा त्रुटि सीमा को बताता है या त्रुटि प्रतिशत को बताता है। आई रिपीट, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कार्बन प्रतिरोध के प्रतिरोधक का मान तथा त्रुटि प्रतिशत को बताता है। कोई दिक्कत? फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू AB इंटू C ओम प्लस माइनस D प्रतिशत, यही होता है ना शायद, हाँ यही होता है। आप करो AB इंटू C ओम प्लस माइनस D प्रतिशत, हाँ यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई आगे, नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड का मान होता है। यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है। अब सुन लो, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड को याद करने के लिए आपको ट्रिक याद कराई गई थी। जो बुक में लिखा है वह ट्रिक क्या था, तो बुक में लिखा हुआ ट्रिक था, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। आई रिपीट, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ये बुक में लिखा गया था, और बुक में ये पूरा भी नहीं था, उसमें कुछ ऐड करके इसको पूरा आपको दिया गया था। और जो हमारे द्वारा प्योर ठेठ विद्यार्थी के लिए, प्योर बिहारी विद्यार्थी के लिए, कहे कि हम बिहारी शिक्षक है भाई, तो बिहार के बच्चों की जो क्या बोलते हैं, जो एक ट्रेंड है उसको तो कायम रखना है ना भाई, शिक्षक वाला वो बिहारी रुतबा। तो उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया था, का भोलू नौपल्ली हो। आई रिपीट, ध्यान से सुनिएगा और लिख के देखिएगा, आपको लिखाए थे ना, लिख के देखिएगा, टोटल कलर आ जाएगा क्रम से। का भोलू नौपल्ली हो, नीलू बबुनी और शैलेश जी चाची के। का भोलू नौपल्ली हो, नीलू बबुनी और शैलेश जी चाची के, है ना। आप इस ट्रिक को लिख करके देखिएगा, है ना, सब मिल जाएगा। उसी में आपका मिलेगा यहाँ पे कितना नंबर भाई, 25 नंबर। क्या है 25 नंबर, कि नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। तो नीले के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कितना होता है, डी। 25 का ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 6 होता है ना। चलिए 26 नंबर,
26 नंबर, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कलर कोड का मान होता है C5। 27 नंबर, क्या है? कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है कितना? 4, ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है लाल। लाल के लिए कितना होता है भाई? तो लाल के लिए होता है आपका 2, है ना, 0 1 2। हाँ चलिए यहां पे ध्यान दो। आगे नारंगी और पीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है नारंगी के लिए होता है आपका 3 और पीला के लिए होता है आपका 4, है ना। लिख लीजिएगा, नारंगी 3, पीला 4। बड़ा सिंपल सा है ना। आगे 31 नंबर, माफ करो 30 नंबर, क्या है प्रश्न कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है? तो बाबू प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होती है और प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान रहती है। यदि श्रेणी क्रम संयोजन रहे तो कौन समान रहेगी? धारा। और यदि समांतर क्रम संयोजन है तो कौन समान रहेगी? विभवांतर। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है भाई कि सभी प्रतिरोध का यहां पे बात हो रहा है, संधारित्र तो बीत गया, तो सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को एक साथ तथा दूसरे सभी प्रतिरोधों के एक सिरों को एक साथ एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरों को एक साथ एक बिंदु पर जोड़ा जाता है, तो यह समांतर क्रम संयोजन कहलाता है ना। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? तो जब प्रतिरोधों को क्रमवार जोड़ा जाए, एक के बाद एक जोड़ा जाए, तो इसे श्रेणी क्रम। अब सुन लो, यहां पर देखो तो एक ही रास्ता है, सीधे जाना पड़ेगा ना, कितना हो जोड़ो आप, एक ही रास्ता होगा, तो रास्ता सेम रहेगा तो आपका धारा सेम रहेगा। और यहां पे देखो आप कितना हो जोड़ोगे, सब इन्हीं दो बिंदुओं के बीच जोड़ोगे, तो बिंदु तीनों के लिए बिंदु सेम है ना, ए और बी, तो बिंदु सेम तो विभवांतर सेम, और रास्ता सेम तो धारा सेम, याद कर लेना। तो श्रेणी क्रम में धारा समान होता है और समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्या है क्वेश्चन नंबर 31 में भाई? तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रतिरोधकों के समांतर क्रम के संयोजन को समझाएं। सिंपल है, प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को एक साथ एक बिंदु पर तथा प्रतिरोधकों के दूसरे सिरे को एक साथ किसी अन्य बिंदु पर जोड़ा जाए तो प्रतिरोधकों के इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 प्रतिरोध है, लो ये R1, R2, R3, तीनों के एक सिरे को बिंदु A पर जोड़े और तीनों के दूसरे सिरे को बिंदु B पर जोड़े हैं, ये आपका समांतर क्रम संयोजन रहा। तो परिभाषा जो हमने बोला उसको लिख दीजिएगा और उसके बाद आप क्या कीजिएगा भाई, तो उसके बाद आप इस चित्र को बना दीजिएगा, है ना। बहुत सिंपल सा चित्र है भाई। चलिए सिंपल है तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा अगला प्रश्न भाई? तो अगला प्रश्न है कि 12 ओम के 4 प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्या प्रश्न है? प्रश्न है कि 12 ओम के 4 प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 12 ओम के 4 प्रतिरोधक हैं, 1 2 3 4, लो ये 4 हो गए, है ना। R1, R2, R3, R4 समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसी प्रकार के 3 संयोजन को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब जो इसे 4 को जोड़ा गया है और ऐसा ही 4 गो का 3 गो संयोजन है, ये 2 गो हुआ, तीसरा कौन सा होगा भाई? ये हुआ, लो 12 ओम के 4 प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया और इसी प्रकार के 3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। कुल प्रतिरोध
कितना होगा? ये प्रश्न कब पूछा गया है? 2018। 18 में जो पूछा है ना, कंफ्यूज करने वाला है, कुछ नहीं है बच्चों, लल्लू पल्लू है। कैसा प्रश्न है? लल्लू पल्लू, कोई औकात ही नहीं है इसकी भाई, कोई औकात नहीं है। चलिए हम देखते हैं इसके औकात के बारे में, कितना औकात वाला है ये, बिना मतलब वाला है। चलो देखो यहां पर आप देख रहे हो कि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर ए चलना बराबर R4 है। इन सबका मान कितना है? 12 ओम। इनको समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। क्या होता है भाई समानांतर क्रम का फॉर्मूला? क्या होता है भाई समानांतर क्रम का फॉर्मूला? तो ये होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। तो हो जाएगा आपका 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। कौ गो 1/12 है? 4 गो, तो 4/12 1/r का मान 4 तिहाई 12। तो यहां से आप देखो भाई 1/r का मान आया 1/3, तो r का मान कितना आएगा? 3 ओम आंसर। r का मान कितना आएगा? 3 ओम, है ना। चलिए हम आगे चलते हैं बाबू। अब इन चारों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर क्या हुआ भाई? तो ये 3 ओम का प्रतिरोध प्राप्त हुआ। ऐसे ही अगला भी 3 प्राप्त होगा, ऐसे ही अगला भी 3 प्राप्त होगा। मतलब ये जो R का मान आ रहा है वो 3 ओम का होगा। अब जब श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब कि 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 6 3 9 ओम आंसर। 9 ओम आंसर। बहुत सिंपल सा प्रश्न है भाई। कैसा प्रश्न है? बहुत सिंपल, लल्लू पल्लू सा, है ना। चलिए हम आगे चलते हैं भाई। क्या है अगला प्रश्न? तो अगला प्रश्न है कि यदि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है। दो गो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। चलो ये R1 है और ये R2 है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो R तुल्य का मान कितना होता है? R1 प्लस R2, है ना। तो तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 का मान दिया है। कितना दिया है भाई? जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितना प्राप्त होता है? 16 ओम प्राप्त होता है। इक्वेशन नंबर 1। आगे कह रहा है कि यदि इन्हीं दो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध 3 ओम प्राप्त होता है। अब इसको आप इसी को समानांतर क्रम में जोड़ दो, लो, तो ये आपका R1 और ये आपका R2। अब समानांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r तुल्य इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r तुल्य का मान दिया है क्या? जी बिल्कुल दिया है। कितना? 3 ओम। तो हो जाएगा 1/3 ओम इज इक्वल टू 1/r1। R1 और R2 का एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो? तो R1 R2 का एलसीएम हो जाएगा R1 R2, तो R1 से R1 कैंसिल, तो हो जाएगा R2 प्लस R1। यहां पर अब देख लीजिए, तो 1/3 इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R1 को R1 प्लस R2 भी तो बोल सकते हैं ना। और R1 प्लस R2 का मान कितना है? 16। तो 16/R1 R2, अर्थात यहां से R1 R2 में सॉरी R1 R2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? R1 R2 अपन 16 तिया 48 होगा ना। इक्वेशन नंबर 2। चूंकि बाबू R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है
R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2। करना क्या है हमको, तो इनका अलग अलग मान निकालना है, मतलब कि R1 का भी मान निकालना है और R2 का भी मान निकालना है। बहुत सिंपल हो गया है निकालना। देखिए कैसे। अब बाबू एक काम करो, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 माइनस 4R1 R2। अब सुन लो यहां पर, ये देखो R1 स्क्वायर तो नीचे R1 स्क्वायर लिखा है, R2 स्क्वायर तो नीचे R2 स्क्वायर लिखा है, और यहां पे माइनस 2R1 R2 है, और यहां पे हमने प्लस 2R1 R2 और माइनस 4R1 R2 लिख दिए। अब माइनस 4R1 R2 में से प्लस 2R1 R2 ले जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2R1 R2 बचेगा। बड़ा सिंपल है सर। ये आप किस लिए किए हैं, तो देखो करने का उद्देश्य क्या था। इसको यदि आप ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। ये किसका मान आ रहा है, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का मान आ रहा है। अब इक्वेशन नंबर 1 से आप देखो बाबू, R1 प्लस R2 का मान 16 दिया गया है, तो 16 का स्क्वायर और माइनस 4 गुने R1 इंटू R2 का मान हमने कितना निकाला था, 48, तो 48। तो यहां पर हो जाएगा 16 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 16 का स्क्वायर सर होता है 256, और माइनस 48 में 4 से करेंगे तो 8 दूनी 16, 18 24, 8 चौके 32 के 2 हाथ में बच गई 3, और 4 चौके 16, 17, 18, 19, 192। अब आप यहां पर ध्यान से देखो भाई, अब आपके पास R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 256 में से 192 घटाओ, ये हो जाएगा आपका 4, 64, कितना 64। अब यहां पे कर दो आप R1 माइनस R2 का ये होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, √64, अर्थात R1 माइनस R2 बराबर 8 8 64, 8। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा कितना, 2 लिए थे ना, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 3। अब देखो यहां पर इक्वेशन 1 R1 प्लस R2 का मान है, और आप इक्वेशन नंबर 3 R1 माइनस R2 का मान निकाल लिए। सिंपल सा है, समीकरण 1 तथा 3 से चलो कर दो। ये कितना है, R1 प्लस R2 बराबर 16, और ये कितना है, R1 माइनस R2 बराबर 8। देख लो यहाँ पे, ये R2 गया, एक प्लस एक माइनस है, तो कितना हो जाएगा 2R1 बराबर 16 8 है ना, कितना 24, कितना 24, तो R1 बराबर कितना हो जाएगा 12 ओम। अब क्या कर दो, कहीं भी मान उठा के रख दो, इधर मिटा दे क्या, देखो हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए क्या, हाँ, तो यहां पर अब देख लो भाई कहीं, अब यहां से R1 में ही मान रख दो, समीकरण 1 में ही मान रख दो, लो यहां कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, लो कलर चेंज कर दिए। अब क्या कर दो भाई, समीकरण 1 में कहाँ करें, यहां कर देते, इतना दूर में हो जाएगा। समीकरण 1 में R1 का मान रखने पर, रखो ना, R1 का मान कितना है 12 ना, तो 12 प्लस R2 बराबर 16, तो R2 बराबर 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 ओम, आंसर है ना। तो R1 का भी मान आ गया और R2 का भी मान आ गया। अब आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है भाई, तो हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। अरे विद्युत वाहक बल क्या होता है भाई, तो विद्युत वाहक बल विभव ही तो होता है ना, तो इसकी इकाई क्या होगी, तो इसकी इकाई हो जाएगी आपका वोल्ट। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होगी, तो विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट हो जाएगी। आगे चलिए, अगला प्रश्न क्या है,
अगला प्रश्न है कि विद्युत वाहक बल की बीमा होती है। अभी बताया ना कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, विभव ही होता है ना। तो विभव बराबर क्या होता है, विभव बराबर कार्य बट्टा आवेश, पढ़े हो ना। V बराबर W अपॉन Q, कार्य का विभव क्या, कार्य का बीमा क्या होता है, mL2T-2 अपॉन आवेश का AT। तो कितना हो जाएगा बोलो ना, AT या IT, I के रूप में दिया है ना, इसलिए हम I ही लिख रहा है IT, AT या IT कुछ भी लिख सकते हो। तो कितना हो जाएगा mL2T, ये पावर नीचे 1 है ना, ऊपर जाएगा तो -1, ऑलरेडी पहले से -2 है, तो -2 और -1 कितना, -3 और I -1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, तो mL2T-3 I -1 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आपका ऑप्शन, है ना। चलिए तो हम आगे क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कितना है, किस क्या है, तो संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्यों कम होता है ना। तो बाबू संचायक सेल का आकार बहुत बड़ा होता है, आई रिपीट, संचायक सेल का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसकी प्लेटों के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, अर्थात अधिक होती है ना। अतः प्लेटों का ध्रुवीकरण नहीं होता है, प्लेटों का ध्रुवीकरण कम होता है, नहीं होता है, इसलिए इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। इसको आप लिख लीजिएगा खुद से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो 37 नंबर प्रश्न है कि एक 0.05 प्रतिरोध वाले अमीटर को कितना प्रतिरोध दिया है, तो 0.05 ओम अमीटर प्रतिरोध वाले अमीटर को कितना विद्युत वाहक बल, तो E = दिया है ना, विद्युत वाहक बल E कहो या इसे V कहो, E कहो या V कहो, V का मान कितना दिया, कितना भी विभवांतर उत्पन्न कर रहा है 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ा जाता है, सेल का विद्युत वाहक बल भी दिया है। अगर 2 एम्पियर की धारा, यदि 2 एम्पियर की धारा हाँ I बराबर कितना, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, स्मॉल r से लिखते हैं, किसे लिखते हैं, स्मॉल r से लिखते हैं, है ना। चलिए देखिए, बड़ा सिंपल प्रश्न है भाई, बड़ा सिंपल प्रश्न है भाई। सेल का विद्युत वाहक बल दिया है ना, हाँ, तो E या V नहीं, यहाँ पे E ही लिखते हैं हम, E। चलो देखो यहाँ पर, चूंकि V बराबर, या कहो कि E बराबर IR प्लस IR होता है ना। तो E बराबर I कॉमन ले लो, अरे स्मॉल r ना, तो I कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अरे भाई, और यदि विस्तार से आप लिखवाना चाहो तो हम लिख देंगे क्या, तो बाबू V बराबर E माइनस IR, तो E बराबर V प्लस IR, तो E बराबर V को क्या लिख सकते हैं, IR प्लस IR। अब यहां से आप देखो, E बराबर I को कॉमन ले लो, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो बाबू E का मान यहाँ पे दिया है, हाँ E का मान दिया है 1.5 = I का मान दिया है 2 इंटू कैपिटल R का मान दिया है 0.05 प्लस स्मॉल r। तो ये आपका हो जाएगा 1.5 = ये गुना करोगे तो 0. कितना हो जाएगा 1, 0.1 प्लस 2r। या यदि ऐसे नहीं करते हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये 2 किस में है, गुना में ना, तो इधर भाग में आएगा, तो 1.5 का आधा कितना हो जाएगा 0.75 = यहाँ पर हो जाएगा 0.05 प्लस r। तो r बराबर कितना हो जाएगा 0.75 माइनस 0.05, तो स्मॉल r का मान कितना हो जाएगा 0.70
अर्थात 0.7 ओम आंसर। ऑप्शन है क्या? हाँ ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आया है तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा भाई? प्रश्न है कि दो सेलों को जिनकी विद्युत वाहक बल E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल है ना। तो बाबू चूंकि दो सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होता है भाई? तो ये फॉर्मूला होता है E तुल्य अपॉन R तुल्य इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन I2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस E4 अपॉन R4 ऐसे बढ़ते जाएगा। कहाँ तक बढ़ेगा? तो ये En अपॉन Rn तक। परंतु आपसे दो सेलों की पूछी जा रही है तो दो तक ही होगा ना, दो तक ही होगा। तब क्या हो जाएगा भाई? यहां पर ध्यान दो। तो ये हो जाएगा E तुल्य इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन I2 इनटू, ये भाग में है ना तो इधर आके गुना में हो जाएगा क्या? R तुल्य। R तुल्य। अब बाबू सेलों का जो तुल्य प्रतिरोध है ये समानांतर क्रम के लिए क्या होता है? 1 अपॉन R तुल्य बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो R1 और R2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? R1 R2। तो ये हो जाएगा R2 प्लस R1। तो इसको पलट दो, पलटोगे तो कितना हो जाएगा? R तुल्य इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको पलटोगे तो ये भी पलटेगा ना। तो ये R तुल्य का मान हमने निकाल लिया। तो यहां से आपका E तुल्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम लोगे तो R1 R2 और इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? E1 I2 प्लस E2 R1 और इनटू इसका मान कितना होगा? इसका मान थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, इनटू इसका मान R तुल्य का मान कितना? R1 R2 अपॉन R1 प्लस I2। R1 R2 से R1 R2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर आप देखोगे कि E तुल्य का मान कितना आया? तो ये आया E1 R1 प्लस E2, माफ करो E1 R2 ना, E1 I2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस I2। R1 प्लस ये यहां आ जाएगा ना I2। ऑप्शन देखो तो E1 R1 गलत है, E1 I2 ये सही। E1 I2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस I2। यहां से आप मैच कीजिए तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तुल्य विद्युत वाहक बल होगा। कितना होगा भाई? तो तुल्य विद्युत वाहक बल का मान आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है ना। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्या है भाई हमारा अगला प्रश्न? तो बाबू अगला प्रश्न है कि n समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात होगा। ये 2024 में प्रश्न पूछे गए हैं। अर्थात n समान प्रतिरोधक हैं, अर्थात R1 R2 R3 ऐसे ही डॉट 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 कहां तक हैं? Rn गो है और सबके सब समान हैं तो उनका मान कितना ले लेते हैं हम? R। अब अधिकतम के लिए हम कौन सा संयोजन करेंगे? तो अधिकतम के लिए हम श्रेणी क्रम करेंगे। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? तो R1 प्लस I2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn होता है। अब बाबू सबका मान सेम है तो R प्लस R प्लस R प्लस डॉट 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 R, कौ गो R? तो n गो R। ये अधिकतम के लिए हो गया। किसके लिए? अधिकतम। लो लिख देते हैं अधिकतम। अधिकतम मान ये आया। अब
न्यूनतम के लिए हम समानांतर क्रम संयोजन करेंगे। तो 1/r तुल्य बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/rn। अब बाबू सब नीचे सेम है क्योंकि सबका मान समान है, तो 1/r तुल्य इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट 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 1/r। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा r, कोगो 1 तो 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 प्लस 1 कोगो n गो तो n/r। किसका मान आया? 1/r तुल्य का आया। तो r तुल्य कितना हो जाएगा? तो इसको जब पलटोगे तो ये भी पलट जाएगा, r/n हो जाएगा। ये किसका मान है? ये न्यूनतम का मान है, ये न्यूनतम का मान है। अब क्या कह रहा है? अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात निकालो, अधिकतम तथा न्यूनतम। तो अधिकतम अब बटा न्यूनतम इज इक्वल टू अधिकतम मान कितना आया भाई? अधिकतम मान आया nr, लिखो nr अपॉन न्यूनतम कितना? r/n, नीचे के नीचे वाला ऊपर, तो n² r/r हो जाएगा। तो r से r कट जाएगा, तो अधिकतम अपन न्यूनतम का अनुपात कितना आया? n²। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो आप इसको कर लिए होंगे, ये थोड़ा सा यहां से हट गया, आ गया, कर लिए होंगे। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, बढ़ जाओ भाई। क्या है अगला प्रश्न? तो अगला प्रश्न है कि 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। धारा का मान कितना है? 10 एम्पियर। कितना समय तक प्रवाहित हो रही है? 10 सेकेंड तक। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो, V बराबर 15 वोल्ट, तो किया गया कार्य W बराबर वाट। तो बाबू W बराबर क्या होता है? VIT। V का मान कितना? 15, I का मान कितना? 10, T का मान कितना? 10। तो कितना हो जाएगा भाई? 150 जूल। 150 जूल है क्या ऑप्शन? सॉरी 150 थोड़ी ना रे, अरे 1500, 2 जीरो है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, हमको दिक्कत कहाँ है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला, T समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। H बराबर क्या होता है? VIT। जो कार्य किया जाता है वही तो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अर्थात W बराबर H हो जाता है। तो H बराबर VIT। कोई दिक्कत? या I² RT या V²/R × T। यही ना कार्य का 4 गो फॉर्मूला है, 3 गो। और जो कार्य किया जाता है वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कौन ऊर्जा? ऊष्मा ऊर्जा। अब देखो इसमें से ये 3 फॉर्मूला, इसमें से कौन फॉर्मूला ऑप्शन में दिया है? कौन है? I², माफ करो, नहीं सॉरी, कहां है? I² RT। ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ भाई, थोड़ा सा पानी पी लेने दो। तो चलो भाई, पानी पीने के पश्चात हम पुनः आ जाते हैं अपने काम पे। क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है कि विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ऊष्मा का व्यंजक प्राप्त करना है और विद्युत शक्ति क्या है इसी प्रश्न में ऐड कर दिया गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। बाबू, चूंकि विद्युत परिपथ में धनायनों के
विरुद्ध धारा प्रवाह के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है जो ऊर्जा का क्षय करता है। बाबू, विद्युत जो परिपथ होता है उसमें धनायनों के विरुद्ध धारा प्रवाह के लिए कार्य करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स, जो ऊर्जा का क्या करता है, क्षय करता है। चूंकि हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू आई टी होता है। लो इक्वेशन नंबर इसको एक नाम दे दो। अब विभवांतर के परिभाषा से भी माफ करो, V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। तो यहां से W बराबर कितना आ जाएगा बाबू, तो ये आ जाएगा V इंटू Q। अब क्या कीजिए आप, समीकरण 1 से Q का माफ करो, क्यों नहीं आ रहा भाई, Q का मान रखने पर रखो, Q का मान इसमें रख दो, तो W बराबर कितना हो जाएगा, V और Q का मान कितना, IT। ये इतना कार्य करना पड़ेगा। चूंकि V बराबर IR होता है, इसका नाम दे दो आप समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में V का मान रखने पर W इज इक्वल टू, V का मान रखो, IR इंटू IT, तो W बराबर हो जाएगा I स्क्वायर RT। ये इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा 3। एक और कार्य का फॉर्मूला आ गया, जैसा कि इसके पहले वाले प्रश्न में हम लिखे थे। देख लो यहाँ पे क्या था, VIT, I स्क्वायर RT, और दूसरा क्या था, V स्क्वायर R इंटू टी। V स्क्वायर R इंटू टी कैसे आएगा भाई, तो अब यहां पर देखो V बराबर आई आर ना, तो I बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन R। समीकरण 3 में I का मान रखने पर रखो, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर ना, तो I का मान V अपॉन R, तो हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू RT। देखो आई स्क्वायर है ना, तो आई की जगह पर V अपॉन R रखो, तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू RT हो जाएगा। तो स्क्वायर से ये स्क्वायर था ना, R कट गया, मतलब W इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ये हो गया आपका क्या, तो ये हो गया आपका कार्य। अब बाबू, विद्युत परिपथ में धनायनों के विरुद्ध किया गया कार्य ही उष्मा ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। लो अगला प्रश्न है, परंतु हम उसका इसी में लिख दे रहे हैं क्योंकि वहां पे जगह नहीं था, हमको मिटाना पड़ता। क्या है, विद्युत परिपथ में, चूंकि विद्युत परिपथ में धनायनों के खिलाफ, मतलब कि विरुद्ध किया गया कार्य ही उष्मा ऊर्जा के रूप में, उष्मा ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात जो आपने कार्य किया था वही आपका उष्मा ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। क्या क्या था, तो VIT था, I स्क्वायर RT था, V स्क्वायर R इंटू टी था, यही ना था। VIT था,
आई स्क्वायर आर टी था, वी स्क्वायर अपन आर इंटू टी था। यही आपका ऊष्मा ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त हुआ। अब आगे प्रश्न में ही एक भाग पूछ रहा था, यहां पर देखो प्रश्न में ही एक भाग पूछ रहा था कि विद्युत शक्ति क्या है ये बताइए। तो आप लिख देना इसके बाद विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होती है विद्युत शक्ति भाई? तो किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को अथवा कार्य होने की दर को विद्युत क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप क्या करो भाई कि यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जब ये भी ले लिए तब हमारा काम होगा इसका मिटाना, ताकि हम अगला प्रश्न कर सकें। और नहीं भी मिटाते तो हमारा अगला प्रश्न हो जाता, क्योंकि इसमें लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। क्या है प्रश्न भाई? कि धारा के प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा के लिए व्यंजक स्थापित करें। विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं लिखें। तो ये व्यंजक स्थापित कर ही दिए हैं भाई, ये व्यंजक स्थापित कर ही दिए हैं। सेम टू यू कर लेना। विद्युत शक्ति का परिभाषा लिखा ही दिए हैं और विद्युत ऊर्जा का परिभाषा लिखा ही दिए हैं, बार बार लिखाए हो, खुद से लिख लीजिएगा। चलिए तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कितना नंबर प्रश्न है भाई? तो 44 नंबर। निम्नलिखित में कौन सही है? 2022 में पूछा गया है। बाबू, शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो वाट होता है, और शक्ति कार्य होने की दर को, आप जानते हो कि जब भी दर से की बात होती है तो समय से भाग देते हैं। इस चैप्टर के पहले प्रश्न में भी हम बात किए थे। कार्य होने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति कहते हैं, और शक्ति को P से लिखा जाता है। तो P बराबर W/T। अब बाबू यहां पर ध्यान दो, W बराबर होता है VIT या I स्क्वायर, अब I स्क्वायर RT या V स्क्वायर R इंटू T, और सब में T से भाग दिया जाएगा ना, सब में T में भाग दिया जाएगा। तो T से T, T से T, T से T कैंसिल, मतलब P बराबर हो जाएगा आपका VI I स्क्वायर R V स्क्वायर अपॉन R। ये शक्ति का आपका फॉर्मूला हो गया। तो जो शक्ति है इसका ऐसा ही मात्रक होता है वाट। ये विभव भी विभव है वोल्ट, ये एम्पियर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो एम्पियर वोल्ट। यहां पर ऐसा ही मात्रक निकाला होता है ओम एम्पियर स्क्वायर, प्रतिरोध का ओम और धारा का एम्पियर स्क्वायर, या यहां पर हो जाएगा वोल्ट स्क्वायर अपॉन ओम। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है? देखो तो इसमें से कहीं है क्या? कहीं नहीं सर। वोल्ट सेकेंड समय के रूप में दिया है सर, कोई नहीं है। अरे सर कोई नहीं है तो यहां से निकल जाएगा सर। अभी तो आपने बताया कि सर P बराबर W/T भी होता है कार्य करने की दर को। अब शक्ति का ऐसा ही मात्रक सर वाट हो गया, कार्य का सर जूल हो गया और समय का सर सेकेंड हो गया। तो 1 वाट बराबर 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। सर ऐसे अपॉन में नहीं दिया है तो क्या दिया है? 1 जूल सेकेंड, ये एक है ना पावर, ऊपर जाएगा तो इनवर्स, तो 1 जूल सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन नंबर सर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सर ए हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रश्न है भाई, हम बहुत विस्तार से आपको इस प्रश्न को बता दिए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या है? किलोवाट घंटा मात्रक है। अरे भाई तो किलो वाट घंटा किसका मात्रक है? आओ देखो,
किलो का मान कितना होता है? तो किलो का मान होता है 10 के पावर 3, है ना। वाट और घंटा, घंटा किसका? समय का। अच्छा 1 घंटा ना, घंटा मतलब क्या? 1 घंटा, 1 घंटा में कितना सेकेंड? 36,000 ना, 3600, माफ करो 3600 सेकेंड। अरे 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 घंटा में 60 गुने 60 3600 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3600 गुने 10 के पावर 3 इंटू वाट। वाट को हमने अभी देखा कि वाट को हम जूल बटा सेकेंड लिख सकते हैं। तो यहां पर देख लो, वाट, वाट को हम क्या लिख देंगे भाई? जूल बटा सेकेंड। अगुणे यहां पे क्या बचा? सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसिल ना, मतलब ये हो जाएगा 36 गुने 10 के पावर 3 2 है दे 5। और यदि यहां पर ऐसे कर दे 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, किसका मान आया? 1 किलो वाट घंटा। याद कर लेना 1 किलो वाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। और बाबू ये जूल किसका सही मात्रक है? तो जूल सर कार्य का सही मात्रक है। सर कार्य दिया है क्या इसमें? सर कार्य कहीं नहीं दिया है। कार्य को किसके रूप में मापा जाता है? तो कार्य को ऊर्जा के रूप में मापा जाता है। ऊर्जा का भी सर ऐसा ही मात्रक जूल होता है। हाँ ऊर्जा दिया है सर, शक्ति दिया है, बल आघूर्ण दिया है, विद्युत धारा दिया है, ऊर्जा दिया है सर, विद्युत ऊर्जा का। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। सर उम्मीद है कि हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं सर, हमको कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं सर। क्या है प्रश्न हमारा सर? तो प्रश्न है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से, तार का प्रतिरोध आर कितना है? 5 ओम। प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर V का मान दिया है कितना? 7 वोल्ट। कितना समय तक? तो T बराबर 20 मिनट, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है। उत्पन्न उष्मा है H बराबर वाट। सर जी 20 मिनट समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है। सेकंड में कैसे बदले? तो 20 गुने 60, तो 6 दूनी 12, 1200 सेकंड सर, 1200 सेकंड सर हो जाएगा सर। सर कितना हो जाएगा? 1200 सेकंड। H का मान कितना होता है सर? चूंकि H बराबर V²/R इंटू T होता है सर, क्योंकि हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे सर, क्योंकि V दिया है, R दिया है, T दिया है। V का मान कितना सर? 7, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुने 7 सर, अपॉन R का मान 5 है सर, और T का मान कितना है? 1200। T का मान कितना है? 1200। 5 से कटेगा ना, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 240। अब बाबू साथ साथ 49 गुने 240, इसको गुना करो ना, तो इसको गुना करोगे तो ख्याली पुलाव, तो ये आएगा 1160, 1100 माफ करो 11,760। एक बार काम करते हैं, थोड़ा सा ख्याल कम आ रहा है, ऐसे सॉल्व किए हैं, गुना कर लेगा, अरे होगा 11,760 जूल। 11,760 जूल किसका बनाया? उष्मा का है क्या? नहीं सर, ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि यहां पर उष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल में हम सॉल्व किए, सबको ऐसा ही मात्रक में रखे हैं ना, तो ऐसा ही मात्रक आया है। सब कैलोरी में पूछा है, बड़ा सिंपल है, याद कर लेना। क्या कि 1 कैलोरी बराबर लगभग 1.2 जूल होता है सर। ये एग्जैक्ट माफ करो, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो शायद 4.18 जूल होता है, 4.18, लगभग में 4.2 ले लिया जाता है ना। आइए देखिए यहां पे, तो 1 कैलोरी बराबर इतना, तो 1 जूल बराबर कितना? ये भाग लग जाएगा ना, 1/4.2 कैलोरी। तो 1 जूल में इतना कैलोरी, तो 2 जूल में 2 गुने इतना, 3 जूल में तो 3 गुने इतना, इसलिए 11,760, 11,760 जूल में कितना? तो हो जाएगा 11,760 गुने 1/4.2,
और इसको आप सॉल्व कर कीजिएगा तो जहां तक ख्याल आ रहा है ये 2800 कैलोरी आ जाएगा। 2800 कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा स्थिर विभवांतर पर। तो H बराबर V² इंटू टी, इक्वेशन नंबर 1। अब विभवांतर वही रखा जा रहा है, विभवांतर वही रखा जा रहा है और प्रतिरोध को आधा कर दिया जा रहा है इंटू टी। तो उत्पन्न ऊष्मा मान लेते हैं H' होगा, तो उसका मान पूछ रहा है कितना होगा। सिंपल है भाई, नीचे के नीचे वाला कहां जाएगा? ऊपर। तो 2 इंटू V² इंटू टी हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहां पर देखो तो H' बराबर 2 इंटू V² टी का मान कितना? H, माने कितना हो जाएगा? 2 गुना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। तो अगला प्रश्न क्या होगा भाई? तो अगला प्रश्न होगा कि दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा। यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। यहां पर ध्यान दो, दो प्रतिरोध है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। पहला कितना है? R और दूसरा कितना है? 2R। अर्थात R1 का मान है R और R2 का मान है 2R, है ना। तो R1 तथा R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात निकालना है। बड़ा सिंपल है भाई, देख लो यहां पर। चूंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो धारा समान होंगे। तो H बराबर क्या होता है? I² RT। तो H1 बराबर कितना हो जाएगा? I² R1 इंटू टी। H1 का मान हो जाएगा और H2 का मान कितना हो जाएगा? I² R2 इंटू टी। तो अब इनका अनुपात निकाल दो। तो H1/H2 बराबर I² R1 का मान कितना? RT अपॉन I² 2RT। I² कट गया, R कट गया, T कट गया। तो H1 अनुपात H2 कितना हो जाएगा? 1/2। ऑप्शन ए। बहुत सिंपल है भाई प्रश्न। चलिए हम आगे बढ़े चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 3:4 के अनुपात में दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। दो को प्रतिरोध जुड़ा है, 1 2। इनका अनुपात दिया गया कितना? अगर ये प्रतिरोध आपका R1 हो, ये R2 हो, तो R1 अनुपात R2 दिया है 3:4। मतलब कि R1/R2 बराबर 3/4। मतलब R1 का मान 3 होगा तो R2 का मान कितना होगा? 4 होगा। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, कोई दिक्कत? अब बाबू चूंकि आगे देखो क्या करें, इनमें उत्पन्न ऊष्मा के परिणामों की तुलना करें। अतः यहां भी आपका ऊष्मा का अनुपात निकल जाएगा। अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है, उसके परिणाम की तुलना करनी है। तो चूंकि H बराबर I² RT होता है, तो H1 बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा I1²। ये समानांतर क्रम में जुड़ा है ना, और समानांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, धारा अलग अलग होती है। तो ये हो जाएगा I1² R1 इंटू टी, और H2 का मान हो जाएगा I2² R2 इंटू टी। तो बाबू H1/H2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलिए। ये हो जाएगा I1² R1 इंटू टी अपॉन I2² R2 इंटू टी। अब यहां पर देख लीजिए आप, H1/H2 बराबर, ये T से T कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा? I1/I2 का होल स्क्वायर इंटू R1/R2 का होल R1/R2।
ये I1 स्क्वायर अपन I2 स्क्वायर है ना, तो इन दोनों का होल स्क्वायर दे दिए, इंटू R1 अपन I2 कर दिए। इसका नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे सर? तो बाबू चूंकि दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः दोनों का विभवांतर समान होगा। समान होगा मतलब कि V1 बराबर कितना होगा? V2। तो V1 बराबर I1 R1, V2 बराबर I2 I2, मतलब कि I1 अपॉन I2 बराबर I2 अपॉन R1। तो अब बाबू यहां पर देखो, R1 अपॉन I2 का मान 3/4 है, तो I2 अपॉन R1 का मान कितना हो जाएगा? 4/3। समीकरण 1 से देख लो कितना, H1 अपॉन H2 बराबर I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2 का मान कितना? 4/3। तो 4/3 का होल स्क्वायर इंटू R1 अपॉन I2, R1 अपॉन I2 का मान कितना? 3/4। तो H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू 4/3 गुने 4/3 इंटू 3/4। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, मतलब कि H1 अनुपात H2 बराबर 4/3। आंसर बताइए कितना सिंपल है, बताइए कितना सिंपल है। सिंपल है तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, अभी हमने लिखाया कि P इज इक्वल टू होता है VI या I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाई R। बताओ ना ऑप्शन क्या है? यही दिख रहा है V स्क्वायर बाई R, ऑप्शन नंबर सी। यही ऑप्शन में है, ये और ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये प्रश्न देखो कितना बार पूछा गया है, 15, 16, 19, 21, 4 बार। ए लल्लू पल्लू टाइम पास, टाइम पास करता है तुम। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या है सर? 60 वाट तक 40 वाट के 2 बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं। चलो ये रहे बल्ब, एगो दूगो, कितना इनकी शक्ति दी गई है? 60 वाट, और इनकी शक्ति दी गई है 40 वाट के 2 बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। मान लेते हैं इस बल्ब का प्रतिरोध R1 है और इस बल्ब का प्रतिरोध R2 है। एक बात आप जान लो, ये जो बल्ब है ना, उनकी शक्ति कुछ भी रहे, उस बल्ब का जो विभवांतर होता है ना, वो सेम होता है। आपके घर में होगा ना 9 वाट, 30 वाट, 50 वाट, 12 वाट, अलग अलग वाट की शक्ति होंगे, शक्ति अलग अलग होगी, लेकिन देखिएगा उसका विभवांतर होगा ना जो सेम होगा। कोई दिक्कत? सर सेम होगा तो कितना का होगा? तो 220 वोल्ट लिखा होगा, आप देखिएगा 220 वोल्ट, देखिएगा लिखा होगा 220 वोल्ट। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि सर हमको दिक्कत नहीं है। अब चलो, चूंकि P बराबर V स्क्वायर अपॉन R होता है, तो बाबू P1 बराबर कितना हो जाएगा? P1 बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R1, क्योंकि देखो दोनों कितना पर है? 220 वोल्ट पर है, तो V का मान सेम होगा। ऐसे ही P2 बराबर कितना हो जाएगा? तो V स्क्वायर अपॉन R2, यहां से निकालो। R बराबर कितना आ गया? V स्क्वायर अपॉन P। यहां देखो R1 बराबर कितना हो गया? V स्क्वायर अपॉन P1। यहां पर देखो बाबू R2 बराबर कितना हो गया? V स्क्वायर अपॉन P2। चूंकि दोनों बल्ब क्या है? समानांतर क्रम में है। चूंकि दोनों बल्ब आपके समानांतर क्रम में है, समानांतर क्रम, माफ करो, श्रेणी क्रम में है ना, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में जो R तुल्य का मान होता है, अर्थात जो R का मान होता है, R तुल्य लिखो या R लिखो, जो R का मान होता है वो होता है R1 प्लस R2। अब आप क्या करो, R1 और R2 का मान रख दो। R का मान कितना है? V स्क्वायर अपॉन P।
वी स्क्वायर अपन पी। R1 का मान कितना है तो वी स्क्वायर अपन P1, वी स्क्वायर अपन P1। R2 का मान कितना है वी स्क्वायर अपन P2, वी स्क्वायर अपन P2। अब देखो यहां पर वी स्क्वायर अपन P इज इक्वल टू, देखो यहां से वी स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा 1 अपन P1 प्लस 1 अपन P2। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट, मतलब 1 अपन P बराबर 1 अपन P1 प्लस 1 अपन P2। 1 अपन P बराबर एलसीएम लोगे तो कितना होगा P1 P2, 1 से 1 कट गया मतलब P2 प्लस P1। तो P बराबर कितना हो जाएगा, ये होगा P1 P2 अपन P1 प्लस P2। तो कितना हो जाएगा भाई P1 P2, P बराबर सम्मिलित शक्ति निकालनी है ना, P निकालनी है। चलो P1 का मान कितना 60 गुने 40 अपन 60 प्लस 40, तो 60 गुने 40 अपन 60 40 कितना 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 चौके 24 वाट। P का मान आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है धन। कौन सही है ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या है हमारा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भाई कि 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोधों में अनुपात होगा। चलो भाई P बराबर बाबू P बराबर क्या होता है वी स्क्वायर अपन आर। तो P1 बराबर कितना हो जाएगा V1 स्क्वायर अपन R1। तो यहां से R1 निकल जाएगा, क्या कितना हो जाएगा V1 स्क्वायर अपन P1। कोई दिक्कत। ऐसे ही R2 कितना हो जाएगा V2 स्क्वायर अपन P2। अनुपात निकालना है ना, तो हो जाएगा R1 अपन R2 बराबर V1 स्क्वायर अपन P1 अपन V2 स्क्वायर अपन P2। तो R1 अपन R2 बराबर बाबू नीचे के नीचे वाला ऊपर ना, मतलब V1 स्क्वायर इंटू P2 अपन V2 स्क्वायर इंटू P1। तो बाबू R1 अपन R2 बराबर यहाँ पर देखो ना V1 V2 दोनों कितना है 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़े गए हैं ना, मतलब कि सेम है। तो V स्क्वायर अपन V स्क्वायर इंटू P1 अपन P2, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हो जाएगा R1 अपन R2 इज इक्वल टू P1 का मान कितना 40, P2 का मान कितना 60, कट गया 2 दूनी के 4, 2 3 6, अर्थात R1 अपन R2 बराबर 2/3, मतलब कि R1 अनुपात R2 बराबर 2/3। R1 अनुपात R2 बराबर 2/3, 2/3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है बाबू कि 100 वाट 220 वोल्ट रेटिंग का बल्ब, 100 वाट 220 वोल्ट रेटिंग का बल्ब 240 वोल्ट के साथ जोड़ा जाता है, विद्युत शक्ति क्षय की गणना करें। चलो हो जाएगा बाबू, एगो बल्ब है जो एक सेल से जोड़ा जा रहा है, जिसका विद्युत वाहक बल मान लेते हैं कि V' है, उसका मान कितना है 240 वोल्ट। बल्ब की शक्ति कितनी है 100 वाट। ये कितना विद्युत वाहक बल पे काम कर रहा है 220 वोल्ट। तो इसका प्रतिरोध निकल जाएगा। हाँ, चूंकि P बराबर V स्क्वायर अपन R, तो R बराबर V स्क्वायर अपन P। V का मान कितना मान है 220 गुने 220 अपन P का मान कितना 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 22 और 22 में गुना करोगे तो आपका 484 ओम आएगा। आंसर नहीं, ये प्रतिरोध का मान आया, मतलब इस बल्ब का प्रतिरोध R निकल गया 484। अब शक्ति क्षय कितना होगा, अब शक्ति क्षय, तो शक्ति क्षय P बराबर V स्क्वायर अपन R, मतलब V' स्क्वायर अपन R। V' का मान कितना है 240 गुने 240 अपन R का मान 484।
484 कैसे आया था भाई? तो 240 गुने 240 अपॉन 22 में 22 से किए थे, तो 22 में किए थे। तो अब आप इसको काटो, इसको देखो यहां पर आप एक जुगाड़ लगाओ, इसको कर दो 24 गुने 24, 2 को 0 बचा ना, तो 100 से गुना कर दो अपॉन 22 गुने 22, सिंपल गुना हो गया। चलो 11 दूनी 22, 12 दूनी 24, 11 दूनी 22, 12 दूनी 24, 12 बढ़ावा 144, 11 ग्रामा 121 ना, 11 ग्रामा 121, 121 गुने कितना 100। अब 144 में आप 121 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 1.19 इंटू कितना 100, तो ये गुना करो, दशमलव हट जाएगा, मतलब 119 वाट आंसर। इतना शक्ति क्षय आपका होगा, अर्थात 448 ओम प्रतिरोध के बल्ब 240 वोल्ट विभवांतर पर जोड़ा जाएगा तो कितना शक्ति क्षय करेगा, कितना शक्ति का यूज करेगा? 119 वाट का यूज करेगा। कोई दिक्कत? कितना वाट का होना चाहिए बल्ब? 100 वाट का होना चाहिए। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्या है भाई अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है, यहां पे आओ, माफ करो बाबू। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि दो बल्ब 200 वोल्ट एवं 300 वोल्ट पर समान शक्ति का उपयोग करते हैं, अर्थात V1 का मान दिया गया है 200 वोल्ट एंड V2 का मान दिया है 300 वोल्ट। कोई दिक्कत? अब बाबू समान शक्ति का यूज करते हैं, इसमें मतलब P1 बराबर कितना है? P2 है। तो P बराबर कितना होता है? V स्क्वायर अपन R। तो P1 बराबर V1 स्क्वायर अपन R1 और P2 बराबर V2 स्क्वायर अपन R2। तो यहां से आप सॉल्व कीजिए तो बताइए R1 अपन R2 का मान कितना आएगा? V1 स्क्वायर अपन V2 स्क्वायर आएगा। अरे इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, तो यहां जाएगा तो R1 अपन R2 और यहां इसको लाओगे तो V1 स्क्वायर अपन V2 स्क्वायर। अब यहां पे आप देखिए V1 का मान कितना है? 200, तो 200 गुने 200 अपॉन 300 गुने 300, 2 को 0 से 2 को 0 गया, 2 को 0 से 2 को 0 गया, मैं 2 दूनी के 4 अपन 3 के 9, अर्थात R1 अपन R2 का अनुपात आ गया R1 अपन R2 इक्वल टू कितना आया? 4:9। कोई दिक्कत? चूंकि इन दोनों बल्बों को इतना के दिष्ट विद्युत स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, चूंकि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः धारा समान होगा, और धारा समान होगा तो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1 एंड V2 बराबर I इंटू R2। तो V1 अपॉन V2 बराबर हो जाएगा I R1 अपॉन I R2, कट गया। मतलब कि R1 अपॉन R2 का मान आया है 4/9। तो अब देखो विभवांतर का अनुपात निकल गया क्या? तो विभवांतर का अनुपात 2/3 होगा? नहीं सर, 2/3 नहीं होगा। विभवांतर का अनुपात 4/9 होगा? जी होगा। तो विभवांतर वाला तो हम ऑप्शन निकालिए, ये बहुविकल्पित है, 2010 में पूछा गया है, पहले पूछा जाता था मल्टीपल चॉइस वाला। अब क्या है, ये अब दूसरा ऑप्शन शक्तियों का अनुपात, तो हो सकता है शक्ति में से भी कुछ एक हो, तो शक्ति वाला भी निकालने की प्रयास करते हैं। तो इधर वाला मिटा देते हैं भाई, ये हिस्सा हम मिटा देते हैं, ये हिस्सा मिटा दिया। अब P बराबर क्या होता है? तो P बराबर V स्क्वायर अपन R होता है। तो अब आप कर दो P1 अपॉन P2 बराबर V1 स्क्वायर अपॉन R1 अपॉन
V2² अपॉन R2। तो हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना, तो V1² इंटू R2 अपॉन V2² इंटू R1। तो कितना हो जाएगा भाई, V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर इंटू R2 अपॉन R1। अब देख लो यहाँ पर, तो V1 अपॉन V2 का मान कितना है, 4/9। तो 4/9 का स्क्वायर ना, तो 2 बार इंटू R2 अपॉन R1। यहाँ पर देखो R1 अपॉन R2 का मान 4/9, तो R2 पर R1 पलट जाएगा ना, 9/4। तो देखो 9 से 9 कट गया, 4 से 4 कट गया, मतलब कि P1 अपॉन P2 बराबर 4/9, मतलब कि P1 अनुपात P2 बराबर 4/9 है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था भाई, और इसी में आप लोग हाँपते रहते हो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्या है, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन हाथ से लिखा गया क्योंकि कट गया था। क्या है भाई, विद्युत हीटर में जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है, ये 2017 में प्रश्न पूछे गए हैं। कौन सा होता है, तांबा, प्लेटिनम, टंगस्टन, निक्रोम। ये तो 10वां का प्रश्न है भाई, ऑप्शन नंबर डी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई कि परावैद्युत शक्ति एवं आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करें। लिख देना, परावैद्युत शक्ति। इसमें लिख देना क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जहां तक परावैद्युत माध्यम अचालक बना रहता है, जहां तक परावैद्युत माध्यम क्या बना रहता है, अचालक बना रहता है, परावैद्युत शक्ति कहलाता है। परावैद्युत शक्ति कहलाता है। ऐसे ही आप लिख सकते हैं आपेक्षिक परावैद्युतांक का परिभाषा। क्या कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक तथा निर्वात का परावैद्युतांक का अनुपात आपेक्षिक परावैद्युतांक कहलाता है। आपेक्षिक परावैद्युतांक को इप्सिलॉन आर से लिखते थे। इप्सिलॉन आर बराबर होता है इप्सिलॉन एम अपॉन इप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? चलते हैं हम तेजी से अगले प्रश्न की ओर। क्या है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। तो देखो अलग अलग होता है कि त्वचा गीली हो, त्वचा फटी हो करते हुए अगर ऐसे एवरेज ले तो 50,000 ले लेंगे। ऐसे होगा 1,000 से 1,00,000 तक की होती है। एवरेज लेंगे तो कई जगह आपको 50,000 भी मिलेगा। 50,000 हम ले लेंगे, ठीक है। चलते हैं, कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत ज्यादा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है कि वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। यह प्रश्न 2022 में पूछा। तो वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स, अर्थात वोल्ट प्रति मीटर। ये रहा हमारा आज का क्लास, है ना। फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, है ना, बाय।